उत्तर प्रदेश के रायबरेली में 18 तारीख की शाम को एक घटना होती है। 18 तारीख मतलब 18 जनवरी 2026, इसी साल इसी महीने की बात है। होता यह है कि एक लड़की जो कि रायबरेली में नेहरू चौक पर रहती थी, वो एक लड़के को अपने साथ तकरीबन नीम बेहोशी की हालत में या यूं कहें कि मुर्दा हालत में लेकर किसी तरह से कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पहुंचती है। ये जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है ये चांदपुर इलाके में है और नाम उसका वही है CHC चांदपुर। इत्तेफाक से ये जो लड़की है वो उसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में काम भी करती है और उसके साथ जो लड़का है वो लड़का उसका दोस्त है, उसका जानने वाला है। ये लड़की जब वहाँ पहुँचती है तो लड़के की हालत जो है वो बताती है कि काफ़ी क्रिटिकल है और इसने जो है अपने गले में फंदा लगा लिया था। ये सुनते ही और उस लड़के की हालत देखते ही पूरे हेल्थ सेंटर में जो है वो लोग अलर्ट पर आ जाते हैं। डॉक्टर तुरंत उसे अटेंड करते हैं, कोशिश करते हैं कि लड़का किसी तरह से रिकवर हो जाए। मगर जैसे ही डॉक्टर उसकी नब्ज़ टटोलते हैं और दूसरे पैरामीटर्स चेक करते हैं, वो ये रियलाइज़ करते हैं कि लड़का जो है वो जीवित नहीं है, ज़िंदा नहीं है, उसकी मौत हो चुकी है। लड़की से डॉक्टर्स पूछते हैं कि ये कैसे हो गया और ये कौन है। तो लड़की बताती है कि हम दोनों साथ रहते हैं और आज जो है हमारे और इसके बीच में किसी बात को लेकर कुछ कहासुनी हुई थी और उसके बाद मैं घर से बाहर गई थी और जब मैं लौटी तब तक इसने फंदा लगा लिया था। अब ये मंज़र जब बताया उसने, इस घटना के बारे में जब लड़की ने डॉक्टर्स को बताया तो डॉक्टर्स ने भी ये नोटिस किया कि हाँ, गले में एग्जैक्टली उसी तरह के लिगेचर मार्क हैं जैसा फंदा लगाने के केस में होता है। तो लड़की जो बात बता रही थी वो बात बिल्कुल कन्विंसिंग लग रही थी और डॉक्टरों को भी इस बात से वो प्राइमा फेसा यानी शुरुआती तौर पर वो इस बात से कन्विंस हो गए कि लड़के ने खुद को ख़त्म कर लिया होगा। लेकिन चूंकि मामला इस तरह के एक सस्पेक्टेड डेथ का था तो इस मामले में लोकल पुलिस को भी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की ओर से इन्फॉर्म किया गया, जानकारी दी गई। अब रायबरेली के नकटुआ इलाके की जो पुलिस है वो सबसे पहले कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पहुंची, उसने बॉडी देखी और पूरे घटनाक्रम को समझा और उसके बाद पुलिस की एक टीम जो है वो नेहरू चौक पर जिस मकान में ये दोनों लड़का लड़की रहा करते थे किराए में, वहाँ पहुंची और वहाँ जाकर उन्होंने सीन ऑफ क्राइम का मुआयना किया। उन्होंने देखा कि वाकई जो कमरा है जहाँ पर यह घटना हुई है उसके सीलिंग के साथ एक फंदा एक वायर का बना हुआ है और नीचे एक स्टूल भी है जो कि नीचे गिरा हुआ है। जो ये सब कुछ देखने से ये लगता था कि शायद इस लड़के ने खुद को ख़त्म कर लिया है। और जिस तरह के इनिशियल रिपोर्ट्स या मार्क्स डॉक्टर ने बताए थे बॉडी के ऊपर, वो भी इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि ये मामला जो है वो सेल्फ हार्म का है और मतलब इस मामले में इस आदमी ने अपने आप को ख़त्म किया है। लेकिन पुलिस अभी इस मामले की जांच कर ही रही थी और पुलिस ये वेरीफाई करने की कोशिश कर रही थी कि लड़की का जो स्टेटमेंट है वो कितना सही है और सीक्वेंस एग्जैक्टली क्या है। पुलिस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश कर रही थी। इस बीच जो लड़का है उसके घर वाले रायबरेली पहुंचते हैं। लड़के का परिवार उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला है लेकिन हापुड़ में, दिल्ली के पास ही है हापुड़, वहाँ के वो रहने वाले हैं। तो हापुड़ से वो रायबरेली पहुँचते हैं। ये जो लड़का है इसका नाम है हरिओम सिंह, जिसकी मौत हुई है। और हरिओम सिंह रायबरेली में चांदपुर इलाके में एक फाइनेंस कंपनी में मैनेजर के तौर पर काम किया करते थे। जबकि जो लड़की उसके साथ रहती थी, बेसिकली लिव इन में रहती थी, उस लड़की का नाम है शीतल और वो उसी रायबरेली के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पोस्ट पर काम किया करती थी। यानी दोनों वर्किंग थे, दोनों सेल्फ डिपेंडेंट थे। बल्कि शीतल जो है वो तो गवर्नमेंट के साथ काम करती थी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में हेल्थ ऑफिसर थी, और दूसरी तरफ हरिओम जो है वो, जैसा मैंने आपको बताया कि फाइनेंस कंपनी के साथ था। तो ज़िंदगी के किसी मोड़ पर दोनों की दोस्ती हुई और दोस्ती गहरी हो गई। इसके बाद ये दोनों लिव इन में वहीं रायबरेली के नेहरू चौक पर कमरा लेकर रहने लगे थे। दोनों का एक दूसरे के साथ अफेयर भी था और इसके बारे में घर वाले भी जानते थे। और शीतल जो है वो हरिओम से कहा करती थी कि प्लीज़ अब चलो शादी कर लेते हैं, घर वालों से बात करो। लेकिन हरिओम के घर वाले इस रिलेशन पर तैयार नहीं थे, वो राज़ी नहीं थे कि हरिओम जो है शीतल से शादी करें। इस बीच इन दोनों की ज़िंदगी में काफ़ी उथल पुथल भी हुआ यूँ कि बीच में इन दोनों के बीच जो रिलेशन था उस रिलेशन की बदौलत शीतल जो है वो कंसीव कर गई, प्रेग्नेंट हो गई
और इसके बाद ऑब्वियसली वो जब प्रेग्नेंट हुई तो उसने अपने पार्टनर को हरिओम से कहना शुरू किया कि देखो अब तो मैं प्रेग्नेंट भी हो चुकी हूँ, तो अब तो शादी कर लो, कर ही लेना चाहिए, अब कितने दिन इस तरह से रहेंगे, लिव इन में रह रहे हैं, सबको पता चल गया है। लेकिन हरिओम थोड़ा रिलक्टेंट था, इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था, और उसने शीतल को कोई ऐसी दवा दे दी जिसकी वजह से उसका मिसकैरेज हो गया, यानी गर्भपात हो गया। तो जाहिर है हरिओम जो है इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं करना चाहता था, या हो सकता है कि वो कुछ और टाइम लेना चाहता हो, अभी वो इस तरह की फैमिली प्लानिंग के लिए रेडी नहीं होगा। तो उसने जो है उस लड़की को, शीतल को, कुछ ऐसी दवाई दे दी जिससे वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो गई। अब इस बात को लेकर जो है शीतल के बीच में और हरिओम के बीच में कहा सुनी, तनातनी, ये सब चलती रही। हुआ ये कि 15 जनवरी को, 15 जनवरी को इन दोनों के बीच में इसी बात को लेकर अपने घर के अंदर, अपने किराए के कमरे के अंदर लड़ाई झगड़ा भी हुआ था। और इसके बाद शीतल जो है अपने घर चली गई थी। शीतल घर गई और उसके बाद शीतल 18 को वापस आई थी। लेकिन घर जाना जो है वो मसले का हल था नहीं। शीतल जब 18 को वापस आई तो 18 की शाम को दोनों के बीच में फिर से दोनों के रिलेशनशिप को लेकर और शादी को लेकर कहासुनी और लड़ाई झगड़ों की शुरुआत हो गई। लेकिन इसी कहासुनी और लड़ाई झगड़ों के बीच में दोनों ने ड्रिंक्स भी की और साथ में डिनर विनर भी किया। और इसके बाद जैसा कि शीतल ने बताया कि वो अपने घर से इस लड़ाई झगड़े के बाद कुछ देर के लिए बाहर गई थी घूमने के लिए, और जब वो लौट कर आई तब उसने देखा कि हरिओम ने अपने साथ ये हरकत कर ली है। लेकिन पुलिस में जो रिपोर्ट लिखाई थी हरिओम के घर वालों ने, वो ये जोर देकर कह रहे थे कि इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी है, हरिओम ऐसा नहीं कर सकता, ज़रूर शीतल ने ही जो है उसके साथ ज्यादती की है और उसकी हत्या की है। अब जब पुलिस को ये बात पता चली और घर वालों ने जोर देकर कहा कि शीतल जो है वो इंटिमिडेट करती थी, डराती धमकाती भी थी, तो पुलिस ने इस मामले को और गहराई से इन्वेस्टिगेट करने का फैसला किया। इस बीच जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो लिगेचर मार्क तो बिल्कुल आइडेंटिकल वैसा ही था जैसे फंदे में लटक जाने से होता है, गले वाला। लेकिन इसके अलावा उसके बॉडी पर, हरिओम के बॉडी पर कुछ इंजरी मार्क्स भी, और वो एंटीमॉर्टम इंजरी मार्क्स नज़र आए जो किसी के साथ ज्यादती या मारपीट की सूरत में होते हैं। तो ये इस बात की तरफ इशारा कर रही थी या कर रहा था कि हरिओम के साथ उसकी मौत से पहले फिजिकली जो है ज़ोर ज़बरदस्ती हुई है और मारपीट भी हुई है। तो ऐसे में पुलिस ने ये सोचा कि शीतल से और गहराई से पूछताछ ज़रूरी है। उसके बाद पुलिस ने शीतल को हिरासत में लिया, क्योंकि ऐसे भी उसके खिलाफ नेम्ड FIR हरिओम के घर वालों ने दर्ज करवाया था। और उसके बाद शीतल से पूछताछ शुरू हुई, और तब शीतल ने पूछताछ में जो कहानी बताई, उस कहानी को सुनकर पुलिस भी भौचक्की रह गई। और ख़ुद हरिओम के घर वालों ने भी ये नहीं सोचा था कि ये कॉन्स्पिरेसी या ये साजिश इतनी गहरी निकलेगी। हुआ ये कि 18 तारीख की शाम को जब शीतल वापस आई कमरे पर और हरिओम के साथ उसकी नए सिरे से लड़ाई झगड़े की शुरुआत हुई, साथ में पीले पिलाने और खाने वाने का दौर चला। उसके बाद लड़ाई झगड़ा धीरे धीरे बढ़ता रहा, बात बढ़ती रही, और एक मुकाम ऐसा आया जब हरिओम जो है वो गुस्से में आकर, या आप ये कहें कि शीतल पर एक मानसिक दबाव बनाने के लिए उसने अपने गले में एक फंदा वायर का बनाकर लगा लिया और एक स्टूल के ऊपर खड़ा हो गया। और वो ये शीतल को बताने की कोशिश कर रहा था कि कहो, तुम कहो तो अभी मैं खुद को ख़त्म कर लेता हूँ, अभी मैं तुम्हें छोड़कर, इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊँगा। इस तरह के डायलॉग वो दे रहा था और वो फंदा लगाकर स्टूल के ऊपर खड़ा हो गया था। लेकिन उसने ऑब्वियसली ये नहीं सोचा था कि शीतल कुछ ऐसा भी कर सकती है जो उससे उसकी ज़िंदगी छीन ले। शीतल ने किया ये कि इसी मौके को देखकर गुस्से में उसने नीचे जिस स्टूल पर हरिओम खड़ा था उस स्टूल को पूरी ताकत से लात मारी, और लात मारने का नतीजा ये हुआ कि स्टूल तो छिटक कर दूर जाकर गिरा, और हरिओम के पास फिर अपने आप को संभालने का और रिकवर करने का कोई चांस ही नहीं बचा। वो विद इन मोमेंट्स जो है वो वहीं लटकता हुआ छटपटा कर ढेर हो गया। इस तरह के सिचुएशन में जो अनप्रेसिडेंटेड और अचानक होने वाली चीज़ें होती हैं, आमतौर पर जो क्रिमिनल माइंडेड नहीं होता है या जो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना चाहता है, उसकी कोशिश ये होती है कि वो उस बंदे को जो इस तरह से फंदे पे लटक रहा है उसे बचाने की कोशिश करती है, उसे पकड़ लेता है, ऊपर धकेलता है ताकि जो नॉट है वो थोड़ा ढीला पड़ जाए और उसको सांस आने लगे। लेकिन यहाँ पर हुआ उल्टा। शीतल जो है उसे उसी हाल में तड़पता हुआ छोड़कर घर से बाहर निकल गई।
ताकि वो ये एलिबी, ये कहानी लोगों के सामने पेश कर सके, पुलिस के सामने पेश कर सके कि जब वो लड़ाई झगड़े के बाद कुछ देर के लिए घर के बाहर गई थी, तब हरिओम ने ये कदम उठाया और ये घटना हो गई। उसने यही बात पूरी दुनिया को बताई भी, पुलिस को भी बताई। मगर शीतल चूंकि कोई हार्डकोर क्रिमिनल तो थी नहीं, जब पुलिस ने पॉइंट वाइज उसको इंटरोगेट करना शुरू किया, दोनों के रिलेशनशिप से लेकर दोनों के बीच में हुए हॉट एक्सचेंज, पूरा सीक्वेंस, उस रात को हुआ क्या, कैसे हुआ, कितने बजे वो बाहर गई, बाहर क्या किसी से मिली या नहीं मिली, कितनी देर में वापस आ गई और बाहर क्यों गई, हरिओम ने क्या इस दौरान उसे फ़ोन किया, बुलाया, ये सारी बातें जब माइन्यूटली पुलिस उससे इंटरोगेट करने लगी, पूछने लगी, तो शीतल जो है वो नर्वस हो गई और उसने पुलिस को जो कहानी सुनाई, उस कहानी में डिस्क्रिपेंसी, यानी उस कहानी में कुछ झोल पुलिस को नज़र आने लगी। पुलिस को ये समझ में आ गया कि शीतल कुछ छुपा रही है। उसके बाद जब पुलिस ने उससे थोड़ी और सख्ती की तो उसने सच्चाई बता दी। उसने बता दिया कि हरिओम जो है वो फंदे में लटकने का नाटक कर रहा था और मुझे डरा रहा था कि मैं इस तरह से खुद को ख़त्म कर लूँगा, और मैंने इस मौके का फ़ायदा उठाकर वो जिस स्टूल पर खड़ा था उसे लात मार दी और इससे हरिओम लटक गया और उसकी मौत हो गई। कहने का मतलब ये कि ये एक आइडेंटिकल केस था जिसे कोई भी देखकर ये कह सकता था कि ये मामला जो है वो सेल्फ हार्म का है और हरिओम ने ही खुद को ख़त्म किया है। लेकिन जो हकीकत थी कमरे के अंदर की वो कुछ और थी और उसमें लड़की की भूमिका थी। लड़की ने डेलिबरेटली उसका मर्डर किया था और ये मर्डर भी जो है वो अचानक हुआ। ऐसा नहीं कह सकते कि गलती से हुआ, क्योंकि उसने होशो हवास में स्टूल पर लात मारी और उसे पता था कि अगर स्टूल पर लात मार दें तो उसका नतीजा या अंजाम क्या हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद उसने मारी। तो अचानक ज़रूर हुआ लेकिन अनजाने में नहीं हुआ। तो गुस्से में किया गया ये एक ऐसा फैसला था, ये एक ऐसा कदम था जिसने एक लड़के से उसकी ज़िंदगी छीन ली और एक लड़की को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। देखा जाए तो दोनों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। एक तो दुनिया से ही चला गया और लड़की की ज़िंदगी, अब जाहिर सी बात है कत्ल का मामला है तो इस मामले में आजीवन कारावास की सज़ा होगी। और एक तरह से शीतल का लाइफ भी जो है, शीतल की ज़िंदगी वो भी ख़राब हो गई। तो ये था पूरा घटनाक्रम जिसे शीतल ने अपनी तरफ से छुपाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन पुलिस के इंटरोगेशन में बंद कमरे के अंदर की सच्चाई सामने आ गई और उसने खुद कबूल कर लिया कि इस घटना को उसने कैसे कैसे और किस तरह से अंजाम दिया। हालांकि मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है कि इस बात को पुलिस के लिए कोर्ट में साबित कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। उसकी वजह यह है कि इस मामले में कोई और चश्मदीद नहीं है। सबसे पहले हरिओम की बॉडी देखने वाली भी कोई और नहीं बल्कि वही लड़की है जो उसके साथ रहती है, शीतल। और हरिओम को ऐसा करते हुए या हरिओम की हत्या करते हुए भी किसी ने शीतल को या हरिओम को देखा नहीं है। बंद कमरे के अंदर की जो कहानी शीतल ने पुलिस को सुनाई है, जाहिर है वो अदालत में इस बात से मुकर जाएगी और वो ये कहेगी कि पुलिस ने मुझ पर दबाव बनाया था और इसीलिए मैंने वो सारी बातें बताई थी। मारपीट की बात वो स्वीकार करेगी, बोलेगी कि हाँ मारपीट हुई थी, शीतल ने मुझे भी मारा था, मैंने भी मारा और मैं अकेली, मतलब हरिओम ने मुझे भी मारा था, मैंने भी हरिओम को मारा और मैं अकेली भला कैसे हरिओम की हत्या कर सकती हूँ, कैसे उसे इस कंडीशन में पहुँचा सकती हूँ कि वो किसी फंदे से लटकता हुआ मिले। तो ये बात बिल्कुल झूठी है, गलत है और उसने खुद ही ऐसा किया होगा। तो ये बात यकीनन शीतल आने वाले दिनों में कोर्ट में कहेगी और पुलिस की जो थ्योरी है या पुलिस की जो फाइंडिंग है उसको चैलेंज करेगी। आने वाले दिनों में ये देखना ज़रूरी होगा कि इस मामले में कोर्ट में पुलिस चार्जशीट दाखिल करती है तो उस चार्जशीट के फेवर में पुलिस वो कौन कौन से सबूत पेश करती है जिससे ये पता चले कि हरिओम की मौत जो है वो सेल्फ हार्म का मामला नहीं है बल्कि हरिओम की मौत जो है वो कत्ल का मामला है। क्योंकि जिस तरह के मार्क्स गले पर बने हुए हैं और जिस तरह से पूरा सीक्वेंस है वो एग्जैक्टली वैसा ही होता है जैसे जब इंसान खुद को ख़त्म करता है उन मामलों में होता है। तो ये था पूरा घटनाक्रम, ये थी पूरी कहानी। इस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।